को आप देख लेना। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। तो किस में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है? तो सही विकल्प होगा प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग है, प्रकार है? तो यहाँ सही हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है? तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगा आपका J.V. वाटसन। इनका संबंध है व्यवहारिक संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखिए 4, इसमें आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। कई बार हिंदी के बड़े टफ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5, इसमें क्या पूछा गया है, किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? तो ये होगा आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया थर्स्टन के द्वारा। प्लेलिस्ट हमारी पहले से बनी हुई है, टैट के लिए स्पेशल डेडिकेटेड है। अगर आपने वो देखी होगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हुए आपको नज़र आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7, इसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अल्प बुद्धि वाला, डल, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8, इसमें पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालक, द गिफ्टेड चिल्ड्रंस। कौन होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस? जो प्रॉब्लम होती है हमारी, जो मेंटल प्रॉब्लम, इनके जो डिफ़िकल्टी होती है, मेंटल टास्क किए जाते हैं, उनको सही कर लेते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं ये प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 9, इसमें क्या पूछा गया है, किसने कहा सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? तो ये कहा था स्किनर के द्वारा। यहाँ पर 9वें का सही होगा डी, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर एक वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी उन अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो ये होगा वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ नहीं, क्रो और क्रो का है, वुडवर्थ का नहीं है, क्रो और क्रो का। ऑप्शन सी। 10वें का हो जाएगा क्रो और क्रो, सी। फिर क्वेश्चन है 11, क्या पूछा गया है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया था पेवलोव के द्वारा। काफ़ी ये नॉर्मल प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऋणात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है 13, किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था में या किशोरावस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। फिर क्वेश्चन है 14, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 15, इसमें पूछा गया है, व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो ये अभिक्षमता परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। 15 का सी। 16 में क्या पूछा गया है,
डैश सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है क्या? तो ये होगा आपका मूर्त चिंतन, ऑप्शन डी, 16 का ऑप्शन डी। फिर 17 है, इसमें क्या पूछा गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अठारह का देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू, किसमें? ये विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में। तो ऑल ऑफ एबव होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है, किसका? तो वो कर रहा है समस्या समाधान उपागम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। टू एनहांस क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? एनहांस हेजिटेशन एंड फियर, झिझक और डर को बढ़ाना, ये नहीं करना चाहिए शिक्षक को, 20 का डी। फिर क्वेश्चन है 21, आलोचना डैश का उदाहरण है। तो ये होगा ऑप्शन डी, नकारात्मक अभिप्रेरणा का, नेगेटिव मोटिवेशन का, 21 का डी। फिर क्वेश्चन है 22, पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से गुजरता है तो वो बताना था, 4 चरणों से गुजरता है, ऑप्शन बी सही होगा। 23 इसमें पूछा गया है, निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? Which of the following is the cause of educationally backwardness among children? तो ये होगा निर्धनता, शारीरिक अक्षमता, प्रभावहीन अध्यापन, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, 23 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए 24, इसमें पूछा गया है, व्यक्ति की अभिरुचियां डैश से प्रभावित होती हैं, किससे? बुद्धि से भी होती है, परिवार और वातावरण से भी होती है, साथी समूह से भी होती है, ऑल ऑफ द एबव, 24 का डी। फिर क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया है, डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक हैं। डैश इज हेल्पफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये होगा कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26, पूछा गया है, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज, तो ये होगा व्यवहार की व्याख्या करना, व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना, व्यवहार को नियंत्रित करना, तो ये सभी होंगे, ऑल ऑफ द एबव, डी। फिर क्वेश्चन है 27, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है? Which law of learning emphasizes the need of repetition in learning? तो यहाँ पर होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, बार बार पढ़ना, बार बार अभ्यास करना। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर 28, निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? तो ये होगा परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। फिर है 29, विशिष्ट बालक होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक,
सृजनात्मक बालक, मानसिक मंदता वाले बालक। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। फिर क्वेश्चन है 30, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण डैश का एक प्रकार है। तो ये होगा व्यक्तिगत परीक्षण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 30 का। तो देखिए कुछ इस प्रकार से साइकोलॉजी वाला सेक्शन भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए हमारे निजी प्रयास से काफ़ी संभावना हो सकती है कि इसमें 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो, फिर भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। कहीं पर अगर आपको लगे तो आप अवश्य कमेंट करना, बाकी जब ऑफिशियल आंसर किया गया तब मैं उनको आपको बता दूंगा कि ये टेट के लिए भी। साथ में जैसे आपको अवगत है कि टीजीटी कमीशन निकल गया है, तो उसकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र साबित होगा, तो ध्यान से देखना। जो स्तर था यहाँ पर प्रश्न पत्र का बहुत ही नॉर्मल सा था, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हुए यहाँ पर आपको मिलेंगे, परंतु फिर भी परीक्षा होती है। आराम से देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एक यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 32, कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाउ मैनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024? तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन होगा तो वो होगा 5, विकल्प सी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ यूक्रेन? तो ऑप्शन डी कीव। प्रश्न संख्या 35, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 2025, 35 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 36 पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 25 जनवरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सीरीज़ है ना मेरे पास है, सीरीज़ ए है, आप अपनी सीरीज़ अपने हिसाब से भी देख सकते हो। क्वेश्चन संख्या 37, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं, डी रवि अग्रवाल। 37 में होगा ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए 38, इसमें पूछा गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन संख्या 39, इसमें पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन 40, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए 41, इसमें पूछा गया है, 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता था? तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है 42, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो ये दोनों ही गेहूं की किस्में होंगी, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31,
31 नहीं 43। किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य शुरू किया? तो ये किया ऑप्शन बी 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के खिलाफ कूका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका पंजाब में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 45, इसमें पूछा गया है 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन से देश ने की थी? तो ये की थी फ्रांस ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 46, इसमें पूछा गया है आपसे, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमीरपुर। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? तो जो हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य बना था 18वां, विकल्प डी हो जाएगा 47 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 49, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सतलुज नदी। फिर क्वेश्चन है 50, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी शीला चोटी, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए माननीय न्यायमूर्ति MH बेग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है आगे हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था तो 1 नवंबर 1956, यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 53, सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया? तो जो सुजानपुर टिहरा का किला बनवाया था ये ऑप्शन डी अभय चंद के द्वारा बनाया गया था, डी सही होगा। फिर क्वेश्चन है 54, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? तो जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 1954 को, डी सही विकल्प हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर 55, कालका शिमला रेलवे कब बनी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो 1903 में। अगला है 56, इसमें पूछा गया टमाटर उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सोलन। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 57, हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी चिनाब, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 58, इसमें पूछा गया है वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो ये होंगी 3, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन संख्या है 59, इसमें पूछा गया है धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो जो धामी गोलीकांड है ये हुआ था आपका 1939 में, ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। फिर क्वेश्चन है 60, इसमें पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये हो जाएंगे जे हैचिसन। आगे हमारा इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, पैसेज दिया गया था पढ़ने के लिए। इसको पहले पढ़ना था, फिर 61 से 64 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे से। चलिए, यहाँ पर तो आपको आंसर की चाहिए, परंतु जो आगे तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि वो रीड भी कर सके इसे। ठीक है, मुझे लगता है आपने रीड कर लिया होगा। थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इनके आंसर आपको दे देते हैं। तो पहला था 61, द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन। तो किस पे डिपेंड करता है ये? सब्सक्राइबर एंड एडवर्टाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 62, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज।
तो यह है द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स। तो गोल वर्ड का मतलब होगा यहाँ पर पैसेज में ग्रोथ ऑफ द प्रेस। तो क्वेश्चन देखिए 64, सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज अबाउट। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इफेक्टिवनेस न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, डी सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन है यहाँ पर 65 से 70 तक, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये फिल करने हैं। क्वेश्चन 65, द पैसेंजर वर अफ्रेड बट द कैप्टन फिलिंग द ब्लैंक्स दैम दैट देयर वाज नो डेंजर एश्योर्ड। सी सही होगा यहाँ। तो 66 में देखिएगा, तो क्वेश्चन है 66, डिजीज आर डैश थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो यहाँ पर होगा ए, ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, तो इसमें जो सही होगा सीधे बता देता हूँ, 67 का सी, अप हिज स्लीप्स। 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर 68, तो शिवाजी डैश प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल। तो इसमें हो जाएगा हिट अपॉन। 69 में है डैश द एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम। खालिस्तान है, इसमें भरना है क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 70 में क्या होगा, ऑप्शन ए टाइम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 71 से लेकर 76 तक क्या करना है, फ्रेजेस हैं और इडियम्स है, इनको बताना है। तो 71 में है मैरी एज अ क्रिकेट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू बी केयर फ्री। 72 में क्या है, टू रूल द रोस्ट। इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, टू डोमिनेट। फिर है 73, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, टू लूज वंस टेम्पर। फिर है 74, इसमें क्या पूछा गया है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसमें होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। 76 में क्या आएगा, टू स्मेल अ रैट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्पेक्ट अ टिक। फिर 77 टू 80, इसमें हमने एरर बताने थे। तो 77 आएगा हमारा पहला, इसमें जो ऑप्शन डी है ना, ये होगा एरर। 78 में जो एरर होगा तो वो होगा 78 का हो जाएगा आपका सी। 79, इसमें कौन सा एरर है 79 में, तो यहाँ पर जो एरर होगा ना तो वो होगा सी, बिकॉज द लगेज वाज टू मच हैवी। इसमें ये है, यहाँ पर टू नहीं लगना चाहिए जब मच है, तो सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी में एरर है। फिर है 80, द एंग्री मैन। हाँ, इसमें हो जाएगा आपका एंड शाउटेड लाउड एट, यहाँ पर सी। फिर है यहाँ पर आपके आगे क्वेश्चन 81 से 85 तक हमने सही जो अल्टरनेटिव वर्जन वो बताने हैं।
देखिए 81 में क्या पूछा गया है, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 4 o'clock बट टुडे आई गेट अप एट 7 o'clock। इसमें जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इसकी जगह सही विकल्प बताने हैं, कौन से होंगे सही विकल्प या ऑप्शन। गॉट अप, गेट अप नहीं, गॉट अप। फिर है मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, आर लाइकिंग इसमें क्या आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइक। फिर है 83, द कलर सॉफ्टनड एज द सन वेंट डाउन, तो यहाँ पर होगा मेलोड, ऑप्शन बी, सॉफ्टन की जगह। फिर है 84, इसमें क्या पूछा गया है, ही टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल, एडवांटेज ये नहीं, एडवांटेज ये होगा, ऑप्शन बी। फिर है यहाँ पर 85, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे, रिलीज नहीं होता है, डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर सीधे चलते हैं, इसमें आएगा अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस मस्क, मस्क ये होगा ऑप्शन सी, मस्क। 86, पोइम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो यहाँ पर होगा वेल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, इसे कहा जाता है लोक्यूशियस, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसे उच्चारित कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। फिर 88 का तो हमने देख लिया है, ऑप्शन सी सही होगा, मस्क। फिर 89, अ प्लेस एडजॉइनिंग किचन फॉर वॉशिंग डिशेज etc, तो ये होगा ऑप्शन सी, सेक्युलरली। फिर 90 में क्या होगा, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो ये होगा एंटीडोट। जब हमारे शरीर में कोई जहर आ जाता है उसे ख़त्म करने के लिए एंटीडोट लगाया जाता है ना, तो वही ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन, SST। तो देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे उत्तर देने की कोशिश करूँगा। 91, उस इतिहासकार का क्या नाम है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो ये होगा ऑप्शन सी, मिन्हाज ए सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु लिपियों को कहाँ रखा जाता है, तो पांडु लिपियों को रखा जाता है अभिलेखागारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था, तो जो पृथ्वीराज चौहान है इनका शासनकाल था 1175 से लेकर 1192 तक, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है 94, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था, छोटी ही उम्र में सम्राट बना था, तो ये होगा अकबर, ऑप्शन डी। फिर है 95, शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी, शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी थी आगरा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो ये बनाया था चोल वंश के शासक थे ये, राजा राज चोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, तो जो राष्ट्रगान के रचयिता थे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, ओखली और मुसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था, प्राचीन समय में ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 इसमें पूछा गया है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 100, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी, तो जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी आपकी 1764 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर अ मैसूर किसे कहा जाता है, शेर अ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था। जो लॉर्ड डलहौजी था उसने कौन सा सिद्धांत लागू किया था? विलय का, लैप्स का, किसी भी राज्य को लैप्स कर देता अगर वहाँ पर बच्चे नहीं होते, इत्यादि इत्यादि। अगला है, कौन सा देश नील की खेती करता था? तो जो नील की खेती, देखो यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है, भारत के द्वारा भी नील की खेती की जाती थी और अमेरिका के द्वारा भी। तो ए और सी ऑफिशियल आंसर की में हम देखेंगे कौन होगा। ऑप्शन हम यहाँ पर मानेंगे ए भारत, बाकी सी वाला भी सही हो सकता है, ये आंसर की पे डिपेंड करेगा कि क्या मानेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 भारत की संसद में सम्मिलित हैं। कौन कौन है भारत की संसद में सम्मिलित? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही होगा 106 का। 107 इसमें पूछा गया है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही होगा 107 का। 108 लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो जो लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। 108 का सही विकल्प हो जाएगा सी, 2। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन डी सही होगा 109 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये आपके दिल्ली में होगा। 110 का सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 111 कितने वर्ष की आयु के बच्चों से घर या उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता? तो ये होगा 14 वर्षों तक। 111 का ए, 14। अगला क्वेश्चन है, 112 दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ऑप्शन बी 1945। 112 का 1945 ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है, 113 भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? तो उस समय उनकी आयु थी 23 वर्ष। 113 का डी। अगला क्वेश्चन है, 114 मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था अंबेडकर जी के द्वारा। 114 का ए सही ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन है, 115 यह किसने कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? तो जो ये कथन कहा गया था क्या है ये, पंडिता रमाबाई। ऑप्शन सी, 115 का सी। फिर क्वेश्चन है, 116 टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? तो जो टीपू सुल्तान की तलवार है ये बनी थी आपकी वुड्स स्टील के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? तो जो फ्रांसीसी क्रांति का झंडा था ये 3 रंगों का था। ऑप्शन सी सही होगा 117 का। अगला क्वेश्चन है, 118 साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 118 का सही विकल्प ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है, 119 टोक्यो का पुराना नाम क्या था? जो टोक्यो का पुराना नाम था ये था ईदो। 119 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो जो चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन ए, 120 का ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 121 इसमें पूछा गया, सरकार के खालिस्तान अंग होते हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 3। 121 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 122 इसमें पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर थी, ऑप्शन डी सही होगा 65%। कितनी? 65%। डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 123 इसमें पूछा गया है, नेपाल का अंतिम शासक कौन था? तो नेपाल का अंतिम शासक था ज्ञानेंद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 123 का बी। फिर क्वेश्चन देखिएगा, 124 इसमें पूछा गया है, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो ये ब्रिटेन में है। 124 का सी सही हो जाएगा यहाँ। फिर क्वेश्चन है, 125 संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है? तो ये होगी ज़्यादातर लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 126 है, लोकतंत्र में खालिस्तान शासन चलाते हैं? तो यहाँ पर चलाते हैं लोक शासन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन देखिएगा, 127 इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई थी? तो यहाँ पर भारी वर्षा हुई थी जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, रोड टूट गए थे, बड़ा भारी नुकसान हो गया था। 127 में सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, 128 इसमें पूछा गया है, भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? जो भूकंप रोधी भवन होते हैं तो यहाँ पर आकृति होनी चाहिए आयताकार। ऑप्शन सी सही है 128 का। फिर क्वेश्चन है, 129 इसमें पूछा गया है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 18 वर्ष। ऑप्शन बी सही होगा, 129 का 129 का बी।
फिर क्वेश्चन देखिए 130, किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून हैं? तो ये कहा गया था आपके लुई 14वें के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा 130 का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 131, इसमें पूछा गया सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? सोवियत रूस के किसान को क्या कहा जाता था? कुल्क। ऑप्शन बी, सोवियत रूस के किसानों को कुल्क कहा जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। फिर 132, इसमें पूछा गया क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। तो बी सही ऑप्शन है 132 का। फिर क्वेश्चन संख्या 133, इसमें क्या पूछा गया है? भारत का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा किस जगह भारत में उत्पादन क्षमता होती है? तो ये होगा भारत का उत्तरी भारत या उत्तरी मैदान। तो 133 का सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर गंगा नदी की लंबाई है, कितनी है गंगा नदी की लंबाई? तो ऑप्शन बी सही होगा 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। फिर 135, इसमें पूछा गया भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो जो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही होगा 135 का। फिर क्वेश्चन है 136, इसमें पूछा गया निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो जो निर्वाचन आयोग है इसके सदस्य होते हैं 3। 136 का सही सी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो जो भारतीय संसद है इसके सदन हैं 2। 137 का बी, 2 सदन हैं। फिर है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीश धनखड़। 138 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 139, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 कर दिए गए हैं। 139 का बी 6। अगला है भारत की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। 140 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद, और इसे चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा पद से मुक्त करा दिया गया था, मतलब इसको मार दिया गया था। अगला है 142, बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। 142 का ए सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के ये शासक थे। 143 का बी, एक भी युद्ध नहीं हारे थे अपने समय में। 144 में क्या पूछा गया वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? तो वर्ण व्यवस्था में वर्ण है 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए 145, इसमें पूछा गया आपसे गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात का प्राचीन नाम था लाट। ऑप्शन डी। फिर द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप भोपाल या मध्य प्रदेश में स्थित है। 147 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो जो स्वामी महावीर का जन्म हुआ था 599 BC में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 148 का। फिर 149, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? तो अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए 150, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए मित्रों, कुछ इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पत्र था। यहाँ पर हमने 150 प्रश्न देख लिए। आप बताइएगा 150 में आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जो टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हमारा चैनल अब डेडिकेटेड है। आप लोग देख सकते हैं डेली आपको एक वीडियो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और हर तरह की PDF के लिए, चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो LT टेट, LT कमीशन, जो हिंदी ग्रामर इत्यादि जो भी है ना, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। हर तरह की PDF वहाँ पर स्टडी के लिए आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए जो ज्वाइन करना चाहता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी टेट है उनके GK सेक्शन को अवश्य लाते रहेंगे आपके साथ। आप चैनल के साथ बने रहें। भविष्य की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है GK सेक्शन। तो चलिए अब अपनी वीडियो का यहाँ पर समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।